हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आपने कल पढ़े होंगे डिविडेंड डिसीजन के कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट रिवीजन आपने कल कवर कर लिए होंगे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अब आज हम पढ़ने वाले इलस्ट्रेशंस। ठीक है, इलस्ट्रेशन में इलस्ट्रेशन वन थोड़ा सा लेट स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट एकदम से टेस्ट कर लिए, तो अपने को इतना हैवी नहीं होना है। पहले एक दो छोटे छोटे, तीन तीन छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वन पे आएंगे तो वो भी आपको ईजी लगने वाला है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 अभी स्टार्ट करने वाले हैं। अपना हर चैप्टर में हर एक अलग अलग कलर की हमने बुक बनाई है, तो आपको अगर क्यूबी वगैरह चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं आपको क्यूबी फ्री में शेयर करने वाला हूँ, आपका सी एंटर एफ एम का। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मॉड्यूल से देख सकते हैं। XYZ लिमिटेड अर्न्स ₹10 पर शेयर। ठीक है, कैपिटलाइजेशन रेट क्या है अपन ने पढ़ा था। कैपिटलाइजेशन रेट मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोले तो ROESR। ठीक है, तो के ई आपकी 10 है, ROE आपका 12 है। ओके सर। डिटरमाइन ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड द प्राइस पर शेयर एट द पे आउट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो ढूंढना है। ठीक है सर, अब देखना है यहाँ पर, सिंस R इज ग्रेटर देन के ई, मतलब R क्या है, 12 है, के ई क्या है, 10 है। ओके सर, ऑप्टिमम डिविडेंड जो है ना वो तो जीरो होना चाहिए। क्यों? आपको जितना पैसा चाहिए, आपको 10% की रेट से प्रॉफिट चाहिए, हम तो 12% कमा के दे रहे हैं ना, तो आपको डिविडेंड क्यों दे? आप क्या करोगे, आप दूसरी जगह लगाओगे, 10% कमाओगे। इसलिए तो आप हमारे पास पैसा रहने दो, हम आपको 12% कमा के देंगे। ठीक है, तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट तो आपका जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब पहले क्या करो, वैल्यू ऑफ शेयर आप निकाल दो। वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकालोगे आप? आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या बताया था फॉर्मूला? P0 इज इक्वल्स टू, क्या बताया था, बताओ मुझे। डी हाँ, प्लस ईपीएस माइनस डीपीएस करेक्ट करेक्ट। प्लस आर बाय के इंटू आर बाय के हाँ, R/K और डिवाइड में होल पूरा के डिवाइडेड बाय ही। के। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यू क्या पुट करोगे? डी आपका देखो, अभी तो क्या, डी ऑप्टिमम पॉलिसी के हिसाब से तो जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो होना चाहिए? क्योंकि R इज ग्रेटर देन के ई। ठीक है सर, तो ये हो गया जीरो। ये हो गया आपका कितना, आपका डिविडेंड एक्सपेक्टेड कितना था? अर्न्स 10 पर शेयर, मतलब ईपीएस आपका 10 हो गया। ठीक है सर, ईपीएस आपका हो गया 10, फिर डीपीएस जीरो। ओके सर, फिर आर क्या है, 12 है, के ई क्या है, 10 है, और पूरा होल डिवाइडेड बाय के ई क्या है आपका, 10%। इतना क्लियर? ओके, तो आप क्या करो, अब आप इसको सोल्व करो, तो 10 इंटू 12/10 करो तो आपका 12 ही आंसर आएगा, और डिवाइड बाय 10% करोगे, और यहाँ पर 0.10 भी लिख सकते हो, ऐसे ही लिखा जाता है के ई को तो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 120, मतलब प्राइस क्या हो गया, 120 पर शेयर। इतना सबको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब यहाँ पर आपका जनरली क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए ये वाला, पर क्या बोला इसने, डिटरमाइन द ऑप्टिमम पे आउट एंड प्राइस, तो ये तो हमने बता दिया, बट फिर भी क्वेश्चन में एडिशनली ऐसा किया है तो मैं आपको बता देता हूँ, अदरवाइज ऐसा करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, क्या बोला है, ये बोला है इसमें, ऑप्टिमली ऑप्टिमलिटी ऑफ द अबव पे आउट रेशियो कैन बी प्रूव्ड, मतलब ये जीरो क्यों लिया हमने, ये प्रूव करने बैठ गए। उसने बोला क्या प्रूव करने की? नहीं बोला, बट जैसा आईसीआई के मटेरियल में दिया है वैसा अपन अभी कर लेते हैं। 25% पे आउट रख दो, 50 रख दो, 75 रख दो, 100 रख दो। एक मैं 25 वाला सॉल्व करा देता हूँ, बाकी आपको खुद को वैल्यू रखनी है तो आप कर लोगे। ठीक है, तब 25 वाला करते हैं। तो फर्स्ट केस 25%, इसमें क्या करोगे, P0 इज इक्वल्स टू आपका 25%, मतलब ईपीएस आपका 10 है तो 2.5 आ जाएगा, है ना। ओके, फिर ईपीएस माइनस डीपीएस, तो ईपीएस कितना 10, डीपीएस कितना आपका 2.5। ओके सर, आर कितना आपका 12, के ई कितना आपका 10, और के ई होल डिवाइड में कितना 10%, या 0.10। यहाँ पर इक्वल इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों परसेंटेज है तो बैलेंस हो रहा है वो। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7.5 इंटू 12/10 करो, ये वाला पार्ट सोल्व करो। ये वाला पार्ट क्या आ रहा है, अच्छा पूरा, 115 आता है 115। एक मिनट रुको, मैं एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा मुझे, है ना।
2.5 प्लस 9 डिवाइड बाय 0.10 मतलब 11.5 डिवाइड बाय 0.10 मतलब कितना आ गया 115 पर शेयर। आ गया समझ में 115 पर शेयर। तो ऐसे ही आपको बस वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर आपका ये 115 तो टेली हो गया है। ओके सर, इतना समझ में आ गया? हाँ सर, डन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 डन डना डन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? वो कौन सा अप्रोच था जो अभी हमने पढ़ा? ये वाला कौन सा अप्रोच था, मुझे बताना जरा। ये वाला वॉल्टर्स। वॉल्टर वाइट का अप्रोच। ठीक है, सिर्फ वॉल्टर लिखना है एग्जाम में। ओके, अब देखते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 3। ओके, नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? देखो, नेट प्रॉफिट गिवन है 30 लैक्स। फिर आपका क्या गिवन है? आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर 100 लैक्स। फिर उसके बाद आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 3 लैक्स। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, डबल रिकन्फर्म करना चाहूंगा कि मैंने आरओई का फॉर्मूला आपको क्या बता दिया था? नेट प्रॉफिट अपॉन में इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स इंटू 100। बट ये जनरली फॉर्मूला होता है अगर प्रेफरेंस डिविडेंड आपका नहीं हो। अदरवाइज यहाँ पर ये ना लिख के आपको क्या लिखना है? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, हमेशा ये लिखना है। ठीक है, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये पिछले अगर कॉन्सेप्ट नोट्स में अगर आपने किसने नोट किया हो तो मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट बोला था, तो अब आपने को अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर लेके चलना है। अदरवाइज ये भी मोस्टली सही होता है, पर इन केस अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो ये वाला लॉजिक गलत बैठ जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो अब अपने को क्या करना है? क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अपने को यहाँ पर आरओई क्वेश्चन में गिवन है, आर कितना गिवन है? 20% और अपना 16% के ही गिवन है। ठीक है सर, तो आपको क्या करना है आप मुझे बताओ। ये क्या बोल रहा है? पहले कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेशियो इज टू कीप द शेयर एट 42। अच्छा, प्राइस इसने पहले ही बता दिया। क्या बता दिया? 42 रखना है बाय यूजिंग वोल्टर वाइट मॉडल। वोल्टर्स मॉडल जो भी है वो अपने को अप्लाई करना है। ठीक है, तब आपको क्या करना है? आपको ईपीएस कैलकुलेट करना है सर। तो ईपीएस कैसे कैलकुलेट करोगे आप मुझे बताना। आपका आ गया नेट प्रॉफिट, यहाँ पर इसमें ही देख लेते हैं। आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया 30 लैक्स। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 30 लैक्स। ठीक है, हाँ सर। इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल दो 100 लैक्स 12%, कितना आ जाएगा? 18 लैक्स। 12 निकाल दिया तो आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बताई। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है? हाँ सर। अब देखना एक चीज, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू 18/3 मतलब 6 रुपीज पर शेयर आपका ईपीएस आ चुका है। ईपीएस क्या आ चुका है? 6 रुपीज पर शेयर। ठीक है, इतना अगर आपको आ गया ना तो अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। आपको सीधा ही फॉर्मूला लगाना है सर। क्या फॉर्मूला लगाना है? P0 इज इक्वल्स टू DPS प्लस EPS माइनस DPS अपॉन इंटू R अपॉन KE और पूरा होल अपॉन में KE। तो आप इसको सॉल्व कैसे करने वाले हो? DPS क्वेश्चन में गिवन है क्या? DPS क्वेश्चन में गिवन है क्या? DPS क्वेश्चन में, डिविडेंड क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ठीक है, तो अपने को D लिखना है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं DPS का D। ईपीएस कितना गिवन है? ईपीएस आपका 6 गिवन है, माइनस DPS इसको D लिख दो। ठीक है, इंटू R कितना गिवन है? 20, के कितना गिवन है? 16 और डिवाइड बाय 0.16। आ गया समझ में? इसमें कोई डाउट है क्या? यहाँ पर 16 मत लिखना गलती से भी, यहाँ पर 0.16 ही लिखना, क्योंकि गलती से अगर 16 से डिवाइड कर दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब आपको क्या करना है? अब आप मुझे बता दो क्या करोगे। अब यहाँ पर देखना D प्लस, अब क्या करोगे? इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। एलसीएम जो लेना अपन बोलते हैं ना, तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने की जरूरत आई डोंट थिंक है। 6 माइनस D पहले सॉल्व करो तो, एक मिनट। सर वो इजीली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो जाएगा, वहाँ अच्छा। पे थोड़ा सा फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, एक मिनट देना। हाँ, क्या बोल रहे हो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीधा 4/5 कर लेंगे इसको 5/4। हाँ, उसको ठीक है, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। हाँ पॉइंट में कितना आ जाएगा अपना? पॉइंट भी आ जाए। 5/4 अपना 1.25 आ रहा है। ठीक है, 1.25। तो इसको आप क्या लिख दो सीधा यहाँ पर काट के 1.25 लिख दो। ठीक है, तो आपका आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? 6 से मल्टीप्लाई करो 1.25 को, तो आपका आ गया 7.5। ठीक है, फिर माइनस क्या करोगे? 1.25 D और नीचे 0.16 और आपको P0 क्या गिवन है? 42। ठीक है,
इतना आ गया। अब P0 को इधर ले जाओ, KE को इधर P0 से मल्टीप्लाई कर दो। 42 इंटू 0.16 कितना आता है? 6.72। 6.72 ठीक है, फिर अपना D कितना आ गया? D आ गया -0.25D, और ये प्लस में 7.5, तो ये अब इधर आ जाएगा। 6.72 माइनस 7.5 इज इक्वल्स टू माइनस 0.25D, तो D इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? D इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.78, ये माइनस में हो जाएगा और डिवाइड बाय माइनस 0.25। क्या आंसर आ रहा है D का? 3.12। 3.12 आपका D का आंसर आ जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ सर, इतना क्लियर है। क्वेश्चन में मांगा क्या था आपसे? ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो पता करो। तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है? डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या फॉर्मूला होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो का? बताना जरा। DPS upon EPS into 100। परफेक्ट, DPS अपॉन EPS इंटू 100। हमने रेशियो पहले कर लिया ना, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमको हेल्प हो रही है। बाकी फॉर्मूले, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी फायदा हुआ, इसमें भी हमको फायदा हो रहा है। ठीक है, तो 3.12 डिवाइड बाय 6 इंटू 100 कितना परसेंटेज आ रहा है? 3.12, 52%। 52%। डन, ये अपना आंसर आ गया। अपने को मिल चुके हैं 4 से 5 मार्क्स। इतने का आएगा क्या सर ये? 5 मार्क्स का मिनिमम। हाँ, 5 मार्क्स का मिनिमम होता है, पर ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मुश्किल लग रहा है। पर एटलीस्ट 2 मार्क का भी आ जाए, 3 मार्क का भी आ जाए, जो मिले अपन तो लेके चलो। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा है, फिगर्स चेक करो। हाँ, है ना, सेम क्वेश्चन है। अब बस ये क्या बोला है, गॉर्डन्स मॉडल फॉलो करो और डिविडेंड पे आउट 25, 50 और 100 पर लगाओ, जो कि हमने यहाँ पर किया था अभी ये वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ये 25, 50, 100, तो ये अपन यहाँ से आप कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो। हाँ, बस इसमें एक क्वेश्चन में एक ही ध्यान रखना है, G इज इक्वल टू बी इंटू आर। बी क्या होता है? बी होता है आपका रिटेंशन रेशियो। ठीक है, रिटेंशन रेशियो। और आर क्या होता है? आर मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, ये वाली चीज आप याद रखना, G फॉर गॉर्डन, G फॉर ग्रोथ। बस, ये हुआ, काम खत्म आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? आ जाओ। एक्स लिमिटेड इज अ नो ग्रोथ कंपनी। ग्रोथ ही नहीं है। ओके सर, ग्रोथ ही नहीं है। ठीक है, डिविडेंड है 5 रुपीज पर शेयर, 5 रुपीज पर शेयर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। तो क्या बोल रहे हैं? कंप्यूट करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। कंप्यूट करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है? D0 है, D0, D1, D2, D3 सब एक ही होगा क्या? क्योंकि ग्रोथ इसमें है ही नहीं। 5 रुपीज पर शेयर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? 10%। ठीक है सर, अब देखो कांस्टेंट अपना, पहले तो ये फॉर्मूला लग गया सीधा। फॉर्मूला क्या बोलता है जनरली? गॉर्डन वाला, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन क्या बोलता है? KE माइनस G। तो आपका G है क्या? G तो है ही नहीं। और D0, D1, D2 सब सेम होगा क्योंकि नो ग्रोथ है। तो आपको क्या करना है? P0 इज इक्वल्स टू आपका D कितना है? 5, और KE कितना है? 0.10। तो आपका सीधा आंसर आ जाता है 50। क्या बोला है? कंप्यूट करंट मार्केट प्राइस। तो 50 लिखा और आगे बढ़ो। चलो, खत्म कहानी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और क्या इन्होंने फालतू ये डेरिवेशन दे दिया है बस, कि किस में क्या फॉर्मूला है, बस बाकी कोई मतलब नहीं। आपका आंसर आ गया, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, ओके। अब क्या करो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इजी लग रहे हैं ना सब? ये इलस्ट्रेशंस में मोस्टली मेरा टारगेट यही रहता है कि आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है, इलस्ट्रेशन कराने पे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, कि क्या कौन से क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े हैं उन पे एक एक क्वेश्चन एक एक अपना टच हो जाए। अब बाकी जो TY की है वो थोड़े से टफ होंगे, RTP MTP हल्के से उससे भी टफ होने वाले। ठीक है, तो अभी हम उस पर कंफर्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये मत सोचो कि अरे सर ये क्या क्वेश्चन करा रहे हो। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होगी ना, तो बड़े क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अपन यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और हम अभी तक 3 चैप्टर को सक्सेसफुली खत्म कर चुके हैं अच्छे से, है ना? उन 3 चैप्टर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? सब बढ़िया है? हाँ सर, मतलब मैंने उस टाइम भी कर लिए थे सारे क्वेश्चन। हाँ हाँ तो अभी भी कर रही हूँ, तो मैं लास्ट फिर कर लूंगी, सारा कंप्लीट हो जाएगा एक बार। हाँ हाँ, ओके। मतलब बन रहे हैं ना साथ साथ में क्वेश्चन? बाकी जो मैं करा रहा हूँ उसके अलावा भी बन रहे हैं ना? हाँ हाँ, फिर बन गया। चलो, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, अब XYZ एक कंपनी है, शेयर कैपिटल है 10 लाख की। ठीक है, 10 रुपीज ईच, मतलब 1 लाख शेयर से। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड करंट डिविडेंड कितना? 20%, मतलब
₹10 का एक शेयर है, 20% दिया मतलब ₹2 का शेयर दिया, ₹2 का डिविडेंड दिया है। एनुअल ग्रोथ रेट क्या है? 2%। ओके सर। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 15%। अब देखो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया आपका, मुझे बताओ। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यही होगा। के करेक्ट, जो भी उनकी सामने वाले की शेयर होल्डर्स की उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है। कैलकुलेट प्राइस ऑफ शेयर अप्लाइंग गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल, तो इसको लगा दो P0 D1 अपॉन KE माइनस G, ठीक है। तो D1 क्या आ जाएगा? D0 1 प्लस G, यही होता है ना, KE माइनस G, ठीक है सर। फिर क्या आ जाएगा? D0 आपका 2 हो गया, ये 1.02 हो गया, KE क्या हो गया? 15, और ग्रोथ क्या हो गया? 0.02। इसको सोल्व कर दो, आंसर मैच हो तो बहुत बहुत बधाई आपको। 2 इंटू 1.02 डिवाइड बाई 0.13, 15.69 आ रहा है कि नहीं? हाँ। चलो ये आ गया, बहुत बहुत बधाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना 6 भी हो गया। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे हैं, सिंगल सिंगल क्वेश्चन देके, है ना। तो कॉन्सेप्ट अपने को अच्छे स्ट्रॉन्ग करने हैं। अपना एक क्वेश्चन वेट कर रहा है जो कि ठीक क्वेश्चन होगा, जो आराम से एग्जाम में आ सकता है ना। अपने को अभी क्वेश्चन नंबर 7 करना है। अ फर्म हेड पेड डिविडेंड एट 2 पर शेयर लास्ट ईयर, मतलब D0 आपका क्या हो गया? 2 हो गया। एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ डिविडेंड क्या है? फ्रॉम द कंपनी इज एस्टिमेटेड टू बी 5%। अच्छा, जी आपका 5% हो गया। डिटरमाइन क्या करो? एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इफ एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट राइजेस टू 8 फॉल्स टू 3। अभी कितना है? 5। या तो वो 8 हो जाए या फिर 3 हो जाए, ठीक है। ऑल्सो फाइंड आउट प्रेजेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर गिवन दैट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स इज 15%। ठीक है सर, निकाल देते हैं। पहले क्या पूछा है? प्राइस ऑफ शेयर निकालो। ओके सर, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? आपको फॉर्मूला लगाना है P0 D1 अपॉन KE माइनस G, ठीक है। डी कितना था अपना? डी था अपना ₹2 पर शेयर, और जी अपना 5, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? आपको लिखना है 2 और 1.05, ठीक है। के कितना आ गया आपका? के आ गया आपका 15, ओके, 0.15, और यहाँ पर 0.05। क्या आंसर आ जाता है बता दो फटाफट। 2 इंटू 1.05 डिवाइड बाई 0.1, 21, ठीक है। तो 21 आपका पर शेयर प्राइस आ जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। अब इसी को आपको 8 रख दो और 3 रख दो, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? यहाँ पर 8 रख दो, तो 2 इंटू 1.08 और डिवाइड बाय 0.15 माइनस 0.08। सही कर रहा हूँ क्या? यस सर। ओके, डिवाइड में 0.07 डिवाइड कर दो, तो 30.09086 आपका यहाँ पर आ जाता है। फिर सेम इसका क्या करो? 3 लेके करो, तो 3 में क्या? 2 इंटू 1.03 अपॉन में 0.15 माइनस 0.03, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 2 इंटू 1.03 17.17, ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। इसमें कुछ डाउट आया क्या? नो सर। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी डन डना डन, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब देखो, अब यहाँ से अपन बाकी क्वेश्चन ना करके ये क्वेश्चन अपन फिर से करेंगे। उससे पहले आपको ले जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि वो अच्छा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अपन टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद के क्वेश्चन भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छा क्वेश्चन आज का इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ओके सर, अब हमको क्या करना है? बोल रहा है AB इंजीनियरिंग लिमिटेड बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। ओके, इट करंटली हैज आउटस्टैंडिंग 10,000 शेयर्स। अभी कितने शेयर्स है? 10,000। सेलिंग एट 100 ईच, मतलब P0 आपका 100 हो गया। द फर्म इज कंटेम्पलेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर। फर्म क्या बोल रही है? ₹5 का शेयर हम डिविडेंड हम बांटने वाले हैं एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये क्या हो गया आपका? D1 हो गया। ओके सर, इट एक्सपेक्ट्स टू हैव अ नेट इनकम ऑफ ₹1 lakh एंड हैज अ प्रपोजल फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 lakhs। ओके, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करने वाला है, 1 लाख की उसकी करंट इनकम है, नेट अर्निंग्स है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड, व्हेन डिविडेंड्स आर पेड, ठीक है। डिविडेंड्स आर नॉट पेड, डिविडेंड्स आर पेड, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? मैंने एक एक चीज को रुक रुक के आपको बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? हाँ। ऑडियो वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है क्या? मैनेजेबल है सर। ओके ओके, ठीक है, वर्क्स। तो अब देखना, पहला केस क्या है? पहला केस है आपका क्या?
वैल्यू ऑफ फर्म When व्हेन dividend- डिविडेंड्स आर नॉट पेड। अपने को दोनों में जो वैल्यू ऑफ फर्म का आंसर है यहाँ पर 10 लाख है और यहाँ पर भी 10 लाख ही लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि मॉडल ही क्या बोलता है एमएम अप्रोच का कि वैल्यू ऑफ फर्म विल ऑलवेज रिमेन सेम इवन इफ डिविडेंड्स आर पेड और नॉट पेड। ठीक है, ओके। तो अब स्टेप 1 क्या करनी है आपको? स्टेप 1 करना है कैलकुलेट प्राइस एट द एंड ऑफ द पीरियड। आपको करंट ईयर का प्राइस गिवन है क्या? करंट ईयर का प्राइस गिवन है 100। आपको करंट ईयर के एंड का प्राइस गिवन नहीं है, तो आपको क्या करना है? पहले फॉर्मूला लगाना है ये वाला, क्या? P0 इज इक्वल्स टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस KE। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया था क्या? याद आ रहा है कि आप पहले P1 Yes, कमाओगे, D1 कमाओगे और दोनों को ये ईयर 1 के एंड पे कमाओगे, तो हम डिस्काउंट करके ईयर 0 पर लेके आने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप इन्फॉर्मेशन डालना। ठीक है, तो अब P0 कितना गिवन है? P0 है 100। P1 कितना गिवन है? निकालना है। D1 कितना गिवन है? 5 5. रुपए। ठीक है, 1 प्लस KE कितना गिवन है? 10 है आई गेस, ये 10 है ना? तो 1.10। तो अब ये 1.10 अपना इधर जाएगा, तो अपना क्या हो जाएगा? 110 इज इक्वल टू P1 प्लस 5। P1 क्या हो जाएगा? 110 माइनस 5, तो 105 आपका P1 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया समझ में? अब आपको ये सेम वैल्यू देखो, आपका P1 कितना हो गया? 105। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है 2 लाख का। ठीक है सर, और आपकी अर्निंग्स होगी 1 लाख की। ठीक है सर, तो पहला केस है आपका डिविडेंड्स नॉट पेड, मतलब डिविडेंड आप पे नहीं करने वाले हो। ठीक है सर, तो आप एक बात समझना, अगर आपने 1 लाख रुपए की अर्निंग्स करी और आपने यहाँ पर ये एक अपन ये वाली टेबल समझना। ठीक है, अपन ने क्या किया? कैलकुलेशन ऑफ फंड रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, मतलब फंड्स कितने लगेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अर्निंग्स आ गई आपकी 1 लाख, आपने कितना? 1 लाख रुपए कमा लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है क्या सर? डिविडेंड तो नील है, क्यों? क्योंकि हम पहला केस पढ़ रहे हैं डिविडेंड नॉट पेड वाला। ठीक है, मतलब इसमें अपना डिविडेंड तो नील है, तो फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 1 लाख। ठीक है, और आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना है? 2 लाख का। तो आपको नेट जो है, नेट बैलेंस कितना रिक्वायर्ड है? फंड 1 लाख। 2 लाख आपको इन्वेस्ट करना है, 1 लाख आपकी अर्निंग्स है, तो आपको मतलब नेट कट पिट के कितना इन्वेस्टमेंट करना है? 1 लाख रुपीज का। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का अमाउंट हमने पता कर लिया। ओके सर, अब समझना कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू बी इशूड, मतलब अब आपको कितने और नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं वो आपको पता करना है। तो आपको कितना फंड चाहिए? 1 लाख रुपीज। और आप जो शेयर की प्राइस है, आप तो शेयर कब इशू करोगे? ईयर एंड पर, मतलब आप क्या करोगे? आप 105 इस प्राइस पर इशू करोगे, राइट? क्योंकि ईयर 1 के एंड पर हमको करना है। तो आपका जो ये है प्राइस एट द एंड 1110 कैसे आ रहा है? 1 मिनट रुको, अरे रुको यार, ये नोट पेड वाला केस था। 1 मिनट, ये नोट पेड वाला केस था, तो अपना डिविडेंड जो है वो 0 आएगा ना यहाँ पे। ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये अगला वाला केस सॉल्व कर दिया अपन ने। अभी अपना डिविडेंड जो है वो 0 आएगा। ठीक है, डिविडेंड क्या आएगा? 0। तो अपना यहाँ पर ये आ जाएगा अपना 0, ये आ जाएगा अपना 0 माइनस 0, मतलब आप कुल मिला के ये समझ लो कि आपका P1 जो है वो 110 आने वाला है। ठीक है, P1 110 क्यों आया सर? क्योंकि आपका इस केस में अभी हम पहले नोट पेड वाला केस पढ़ रहे हैं, मैंने क्या पेड वाला केस बता दिया है। देखो यहाँ पर 105 ही आएगा, उसकी आप टेंशन मत लो, ये अपन ने यहाँ वाला पार्ट पहले सॉल्व कर दिया और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। तो अभी नोट पेड वाला केस अपन समझ रहे हैं। तो अपना 1 लाख डिवाइडेड बाय कितना किया? 110। एक शेयर का प्राइस 110 रुपये रहेगा ईयर 1 के एंड पे। तो आप नंबर ऑफ शेयर्स मुझे बता दो कितने इशू करने पड़ेंगे। 1 लाख रुपए चाहिए 110 के भाव पे, तो आपका 909.09 शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे सर शेयर्स तो पॉइंट पे नहीं रहते हैं, पर हम तो अभी थ्योरी को प्रूव कर रहे हैं ना सर। तो अभी थ्योरी को प्रूव कर रहे हैं, मतलब 909.09 शेयर्स आप इशू कर सकते हो, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, वरना राउंडिंग ऑफ में डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब देखना लास्ट स्टेप बची है आपकी
कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला यहाँ पर मुझे एक बार बताना, जिसको याद हो वो फॉर्मूला बताना, ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्म, ओल्ड शेयर्स हाँ बिल्कुल एकदम मत, न्यू शेयर्स ओल्ड शेयर्स प्लस न्यू शेयर्स इनटू प्राइस P1। P1 लेंगे। P1 क्यों लेंगे? क्योंकि हम ईयर 1 के एंड पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमको नए शेयर्स भी ईयर 1 के एंड के चाहिए, वैल्यू ऑफ फर्म भी ईयर 1 के एंड की चाहिए, इसलिए P1 लेंगे, ठीक है। माइनस क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे। ऐड क्या करेंगे? अर्निंग्स। ठीक है। और डिवाइड में क्या करेंगे? 1 प्लस के। हाँ 1 प्लस के, हम क्योंकि इसका क्या कर रहे हैं, हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया? हाँ सर हो गया। अब अपने को क्या करना है? ओल्ड शेयर्स कितने थे? 10,000। न्यू शेयर्स कितने थे? 909.09, ठीक है। प्लस इंटू क्या करेंगे? इंटू आप करोगे 110। इन्वेस्टमेंट क्या था आपका? 2 lakhs का। अर्निंग क्या थी? 1 lakh, मतलब नेट वही आएगा, उसकी टेंशन मत लो, नेट वही आएगा, है ना। और 1 प्लस के, तो 1 प्लस 0.010, यहाँ पर 10% ही था ना। क्या बोल रहे हो? नहीं ठीक है, सही है ना, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करो। 10,000 लिखो, फिर 909.09 को प्लस करो, तो आपका 10,909 आना चाहिए। फिर इंटू करो आप 110, मतलब शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करो, तो आपका कितना आ जाएगा? आई गेस 12 लाख आएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? माइनस करोगे 2 लाख और प्लस करोगे 1 लाख, तो नेट आपका -1 लाख हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 1.10, यहाँ पर फिर आप करोगे 11 लाख डिवाइडेड बाय 1.10, तो आपका क्या आंसर आ रहा है? 10 लाख। ओके सर, ये आ गया। इसमें कुछ डाउट है क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आराम से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से समझो। पहले अपन ने क्या किया? स्टेप 1 में हमने किया P1 कैलकुलेट किया। क्यों? क्योंकि सर जो भी शेयर्स इशू करेंगे वो तो ईयर 1 के एंड पे करेंगे, इसलिए हमको P1 चाहिए था, तो हमने P1 निकाल दिया। P1 के लिए फॉर्मूला कौन सा लगा है? P0 = P1 + D1 / 1 + K। फॉर्मूले में अगर किसी को भी किसी प्रकार का डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन वगैरह में आई बटन में लिंक होगी, आपको डिविडेंड का कॉन्सेप्ट रिवीजन अच्छे से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि वहाँ अपन ने एक एक चीज़ को अच्छे से समझा है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आपको वंशिता फ्यूचर में भी डाउट आया ना, तो आप वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। लाइव किया है बट फिर भी वीडियो अपना सेफली पड़ा रहेगा, ओके, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि कितने फंड रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए? आपने 1 लाख तो अर्निंग से ले लिए, रिटेन अर्निंग हो गया, बाकी 1 लाख बचा, तो वो 1 लाख हमको चाहिए। फिर आपने क्या कैलकुलेट किया कि नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करने पड़ेंगे स्टेप 3 में, वो कैलकुलेट हुआ। उसके बाद आपने क्या किया? वैल्यू ऑफ फर्म निकाल दी, ठीक है। अब देखो सेकंड, अब ये वाला केस कौन सा है? डिविडेंड्स आर पेड, मतलब यहाँ पर डिविडेंड अब पेमेंट करेंगे, ठीक है सर। तो ये अपना पिछली बार निकल गया था गलती से, 105 अपना आंसर आ चुका है। अब उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद ये करना है कि आपका 10 मिनट्स में मीटिंग एंड होने वाली है, मैं फिर से रिन्यू कर दूंगा, है ना। 8 मिनट बाद हो सके तो रिमाइंड कर देना मुझे, ठीक है। अर्निंग्स आपका 1 लाख है, हाँ सर 1 लाख है। इसमें सर डिविडेंड जो है ना सर, डिविडेंड आप 50% डिडक्ट, मतलब डिविडेंड्स आर पेड लिखा है, तो आपकी अर्निंग्स है 10 रुपीज़ पर शेयर, लेकिन आपने 5 रुपये बांट दिया, मतलब आपने 5 रुपये एक शेयर पे बांटा और आपने 10,000 शेयर्स पे बांटा, ठीक है। 5 रुपये एक शेयर का, और आपके पास कितने शेयर है? 10,000 के, मतलब 10,000 × 5 50,000 आपने डिविडेंड में बांट दिया, तो आपके पास कितना बचा? 1 लाख रुपए आपने कमाया, जिसमें से आपने 50,000 बांट दिया, तो आपके पास बचा 50,000। ओके सर, क्या बोले? फंड अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट जो है वो 50,000 है। अब आप बताओ मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना है? 2 लाख का। आपके पास कितना पैसा पड़ा है सर? 50,000। तो आपको बैलेंस फंड कितना रिक्वायर्ड है? 2 लाख में से 50,000 निकालो, तो 1,50,000 आपका बैलेंस फंड आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। आपकी स्टेप 1 कैलकुलेट हो गई, P1 निकल गया 105। स्टेप 2 कैलकुलेट हो गई, फंड की कितने रिक्वायरमेंट है? 1,50,000। अब क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने हैं। तो आप ये मुझे बताना कि जितना भी आपका फंड रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फंड रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय P1 कर दो, है ना। P1 क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि हम शेयर को ईयर 1 के बाद इशू करने वाले हैं, तो ईयर 1 के एंड पर इशू करेंगे, मतलब P1 आएगा, P0 नहीं आएगा।
1,50,000 डिवाइडेड बाय P1 अपना क्या आ गया 105। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए मुझे बताना ज़रा। 1428.57 0.57 एग्जैक्ट राउंड ऑफ में आप लिखना पॉइंट में 2 डिजिट तक, वरना अपना आंसर उधर मैच नहीं होगा। ठीक है, ये अपना आ गया समझ में। अब अपन क्या करेंगे बताओ जरा। अब अपन करेंगे वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लगा लेते हैं वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला। वैल्यू ऑफ फर्म क्या बोलता है एक बार और आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, फिर से एक बार वो फॉर्मूला बोल दो जरा। ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स ओल्ड शेयर्स, हाँ ओल्ड नंबर ठीक है जो भी, प्लस new आपका shares न्यू शेयर्स ठीक है into P1 इंटू P1 minus माइनस investment plus माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग डिवाइड बाय 1 plus K. ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे। ओल्ड शेयर कितने थे सर? ओल्ड शेयर थे 10,000 प्लस करेंगे 1428.57 शेयर्स ठीक है सर, इंटू करेंगे 105 माइनस करेंगे इन्वेस्टमेंट कितना था 2 लाख का, अर्निंग्स कितने की थी 1 लाख की 103. ठीक है। 1 प्लस के क्या करेंगे 1.010 है ना 1.10, 1 प्लस 0.10 मतलब 1.10 ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो अपना 1428 एक मिनट रुको 11,428.57 इंटू 105 करेंगे यहाँ पर, और माइनस ये नेट हो जाएगा 2 और 1 मतलब माइनस 1 लाख हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, और डिवाइड बाय 1/1 कर लो 1.1 ठीक है सर। फिर आपका ये आंसर कितना आएगा 11,428.57 इंटू 105 माइनस में आपका 1 लाख 11 लाख यहाँ आ गया, और डिवाइड में फिर से अपना क्या गया 1.1, तो अपना आंसर क्या आ गया, अपना आंसर आ गया है 10 lakhs ठीक है। पिछली बार क्या आया था पिछली बार भी वही आया था 10 लाख आया था, इस बार भी क्या आया 10 लाख। मतलब ये क्वेश्चन क्या प्रूव करना चाह रहा है हमें, ये क्वेश्चन ये प्रूव करना चाह रहा है कि आप कितना भी क्या कर लो, कितना भी आप ये डिविडेंड बांट लो या डिविडेंड मत बांटो, वैल्यू ऑफ फर्म विल रिमेन सेम एज पर मोदी इसका जो भी नाम है मोदी मिगलारी ऐसे करके कुछ नाम है। तो आप अप्रोच अभी देख लो, मैंने नोट्स में लिखा है तो वहां से पढ़ लेना ठीक है। ओके आपका 10 लाख दोनों में मैच हो गया है, मतलब आपने बहुत अच्छा बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन पढ़ लिया। ये आराम से 8 मार्क में आपको एग्जाम में आ सकता है, 8 मार्क 6 मार्क 5 मार्क आराम से आ सकता है ठीक है। क्वेश्चन है 5 लाइन का, पर आपको आराम से अपन ने 14-15 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लिए थे, और इसमें देखो 10-12 मिनट आराम से लग गए, 15 मिनट लग गए होंगे ठीक है। क्वेश्चन अच्छे समझ में आया? कोई डाउट है क्या इसमें? मैं सर इसको एक बार फिर से करूंगी। हाँ आराम से कर लेना, फिर भी कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपके 4 फॉर्मूले हैं। वैल्यू ऑफ फर्म के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले P1 निकालना है, फिर आपको फंड बताना है कि कितना ज़रूरत है, अर्निंग्स माइनस जो अपना डिविडेंड काट के इन्वेस्टमेंट में से। फिर तीसरा क्या आएगा, तीसरा आपका आएगा क्या आएगा बताओ जरा, तीसरा क्या आएगा। पहले आपका P1 आ गया, फिर आपका फंड आ गया, फिर तीसरा नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने हैं वो P1 से निकलेंगे डिवाइड करके, और फिर चौथा क्या आएगा वैल्यू ऑफ फर्म। 4 स्टेप एक बार मुझे बोल दो क्या क्या स्टेप है। पहले तो P1 हाँ देन नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है फिर इन्वेस्ट मतलब वो निकालेंगे ना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितनी है, हाँ देन वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, आपने एक स्टेप ऊपर नीचे कर दी। वैल्यू ऑफ जो फंड रिक्वायरमेंट है वो नंबर 2 पे आएगा, और इश्यू ऑफ शेयर वो नंबर 3 पे आएगा ठीक है। ओके ओके वरना अपने को फंड ही पता नहीं चलेगा तो P1 से डिवाइड किसको करेंगे है ना, इसलिए वो आप 2-3 क्वेश्चन करोगे ना, उसी क्वेश्चन को भले 2 बार कर लेना तो आपको अच्छे से सोल्व हो जाएगा। अभी आपसे साथ साथ में थोड़ा बहुत किया आपने क्वेश्चन नंबर 1। सर किया तो पूरा है बट मेरे को ना थोड़ा एक बार फिर से करना हाँ पड़ेगा अपना क्योंकि थोड़ा पर्सनल सा कंफर्ट लगता है, थोड़ा सा आप टाइम दे देते हो ना क्वेश्चन को, तो फिर वो भी आपको आराम से इस एग्जाम में मार्क्स भी दे देगा ठीक है। ओके अब आपका ये 3 मिनट्स बचे, मैं आपको फिर से चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ये हो जाएगा अपना ठीक है। ओके RST लिमिटेड क्या है, कैपिटल है इसमें 10 लाख की, इक्विटी शेयर 100 ईच मतलब 10,000 शेयर्स हो गए। शेयर्स आर करंटली क्या है एट पार कोट है, मतलब 100 पर ही कोट हो रखे हैं। कंपनी क्या करती है, प्रपोज करती है डिविडेंड डिक्लेयर 10 रुपीज पर शेयर एट एंड ऑफ करंट ईयर, मतलब D1 बोल रहा है।
कैपिटलाइजेशन रेट क्या है 12% है। कंप्यूट मार्केट प्राइस डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, ठीक है। अज्यूम क्या करो कि कंपनी पे करती है डिविडेंड और नेट प्रॉफिट है 5 lakhs का, ओके। मेक्स न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 lakhs ड्यूरिंग द पीरियड, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, सेम यूज मॉडल बोल दिया, सेम आपको सेम मेथड पूरी फॉलो करनी है, ठीक है। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 10 लाख का, अर्निंग कितनी है 5 लाख की, ओके सर। तो यहाँ पर आपने क्या किया, सेम ये देखो यही पैटर्न लगाया, आपने क्या किया, नो डिविडेंड डिक्लेयर, डिविडेंड डिक्लेयर, ये वाला आपने फॉर्मूला लगाया P1 प्लस D1 अपन 1 प्लस KE। तो इसमें यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा कि ये आंसर आए, यहाँ पर ये आंसर आए। अब आराम से क्वेश्चन कर लोगे क्या, यस सर। है ना। सेम पूरा ऊपर का क्वेश्चन का कॉपी है ना, इवन इसने आपको वैल्यू ऑफ फर्म प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा बोला तो आप इतना सा क्या नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के दे दोगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से हो जाएगा, सेम ऊपर का कट कॉपी पेस्ट है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, मैं आपको फिर से लिंक भेज रहा हूँ, उसके बाद करते हैं, ठीक है। ओके 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 1 मिनट, है ना। जस्ट अ मिनट, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले अपन। अभी हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं, तीनों बहुत इजी है। अगर आपने इलस्ट्रेशन 1 कर लिया तो आपको अब ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि मेन वही क्वेश्चन थोड़ा टफ था, वो क्वेश्चन आपने टेकल कर लिया है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हो कि हाँ सर ये डाउट है, आप हमें और अच्छे से समझा दीजिए, या किसी स्टूडेंट को स्पेसिफिक डाउट है कि सर ये वाला क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं उसका स्पेसिफिक वीडियो भी लेके आ जाऊँगा। लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा, और लाइक और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। इतना सा आप मुझे कर दीजिए, बाकी मैं आपका पूरा सेट करके दे दूंगा। क्या सेट करके दे दूंगा, आपका CA इंटर का FM, ठीक है। ओके सर, किसी स्टूडेंट को उसके अलावा भी अगर डाउट वगैरह हो, बात करना चाहता है, बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो इस नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, ये हमारी बैच में मैं आ जाता हूँ, जस्ट अ मिनट, हाँ बस शी इज़ ज्वाइनिंग, उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको भी अगर 1-2 मिनट का ब्रेक चाहिए हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी अपने को मिल गया है, ठीक है। मैं पानी वानी पी लेता हूँ। ज्वाइन कर लिया, यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन XY लिमिटेड की दी है, अर्निंग्स आपका 5 लाख है, डिविडेंड आपका 60% है, मतलब 3 लाख रुपए का आपने डिविडेंड भर दिया। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है 1 लाख, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 12 है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका 15 है, मतलब R इज ग्रेटर देन KE, ओके। वोल्टर वाइट का मॉडल लगा दो, वोल्टर वाइट का मॉडल लगा दो, ठीक है। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो बता दो अकॉर्डिंग टू वोल्टर्स मॉडल, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी एज दैट पे आउट रेशियो, मतलब पहले आपको क्या करना है, पहले आपको बोला है कि 60% अभी है, DPR जो है डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है, तो पहले मार्केट वैल्यू 60% के हिसाब से बता दो, फिर बता दो कि ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या है। ऑप्टिमम पे आउट ऑब्वियसली क्या आएगा, आप बताओ, गेस करो क्या आएगा। R इज ग्रेटर देन KE, जीरो। जीरो, तो जीरो आपका पे आउट रेशियो ऑप्टिमम जो है, 1 मिनट, ऑप्टिमम जो है आपका रेशियो क्या आएगा, जीरो। ऑप्टिमम DPR आपका आएगा जीरो, तो उस पर आप मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बता सकते हो, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है सिंपल सा, क्या, यहाँ पर अपन लगा लेते हैं, P0 इज इक्वल्स टू DPS प्लस क्या है, EPS माइनस DPS R अपॉन KE, होल अपॉन के। KE, ठीक है। तो DPS कितना आ गया सर, DPS आ गया है आपका 5 लाख शेयर्स है, अर्निंग्स है, देखना 5 लाख आपकी अर्निंग्स है और 1 लाख आपके नंबर ऑफ शेयर है, तो EPS कितना आ गया 5। 5, 5 में से आप 60% दे दिया, मतलब DPS 3, यहाँ पर 5 माइनस 3, और R कितना आ गया 15, और KE कितना आ गया 12, और यहाँ पर 0.12, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर करो 2 × 15/12 करो, 2 × 15/12
ओके 2.5 प्लस 3 5.5 45.833 ओके परफेक्ट। तो 45.83 आपका यहाँ पर आंसर आ गया है। शानदार, एक नंबर, बहुत बढ़िया। ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है देखना, ये चीज़ समझना। अकॉर्डिंग टू वोल्टर वोल्टर वाइट नहीं बोलना है, सिर्फ वोल्टर्स मॉडल है वो। अकॉर्डिंग टू वोल्टर्स मॉडल, when the return on investment is more than cost of capital, the price per share increases as dividend payout ratio decreases। मतलब प्राइस बढ़ती जाएगी कब? जब डिविडेंड पे आउट कम कर दोगे। क्यों कम कर दोगे? क्योंकि सर हम खुद 15 रुपए कमा के दे रहे हैं, 15% कमा के दे रहे हैं, आप 12% आपको चाहिए, तो आप कहीं भी यहाँ से पैसा निकाल के कहीं पे भी डालोगे तो आप 12% कमाओगे। हम खुद 15% कमा के दे रहे हैं, तो अगर हम आपको डिविडेंड बांटेंगे तो शेयर की प्राइस तो कम होगी ना सर, क्योंकि हम अच्छा कमा के दे रहे हैं। और अगर हम आपको नहीं देते हैं पैसा तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी। तो क्या बोल रहा है? प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीजेस व्हेन डिविडेंड पे आउट रेशियो डिक्रीजेस। ठीक है, इनवर्स रिलेशन होगा यहाँ पे। हेंस ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इज नील, जो हमने पहले ही क्रैक कर लिया था। बहुत शानदार। अब इसका एक बार फॉर्मूला में अप्लाई करके देख लो। P0 इज इक्वल्स टू DPS प्लस EPS माइनस DPS इंटू R अपॉन KE डिवाइड बाय KE। इसको सॉल्व करेंगे फटाफट, ठीक है। 0 प्लस 5 इंटू 15 डिवाइड बाई 12 अपॉन 0.12। कोई डाउट हो स्टूडेंट को तो मुझे आप कमेंट करके बता देना। वंशिता, आपको कुछ डाउट हो तो आप हाथों हाथ पूछ लेना, ठीक है। 52.083 आपका शेयर प्राइस आ गया। क्या पहले क्या आया था? 45.83। अब क्या आया? ठीक है, ये आया ना 52.083। यस सर। ओके, पहले क्या आता है? 45.83। अब क्या आया? 52.083। मतलब आपका शेयर का प्राइस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा सर। क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने डिविडेंड कम कर दिया। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। शानदार, बहुत बढ़िया, अच्छे से अपने को क्लियर हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला क्या बोल रहे हैं? टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ 3 डिफरेंट फर्म्स। अच्छा, एक ये इसमें ग्रोथ है, इसमें नॉर्मल है, इसमें डिक्लाइन है। एक में क्या है? एक में आर इज ग्रेटर देन के, एक में आर इज इक्वल टू के, एक में आर इज लेसर देन के। ओके, कैलकुलेट करो शेयर का प्राइस एज पर गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन मॉडल तो जी फॉर गॉर्डन, जी फॉर ग्रोथ। ठीक है, ओके सर। आर दे दिया इन्होंने, के ई दे दिया, अर्निंग दे दिया, बी दे दिया, 1 माइनस बी दे दिया। इतना आ गया समझ में? तो आप ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करोगे? ग्रोथ मुझे बता दो यहाँ पर। ग्रोथ इज इक्वल्स टू क्या होता है? तो जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर। तो यहाँ पर सबकी ग्रोथ बता दो। ये आपका बी है और ये आपका आर है, तो सबकी मुझे ग्रोथ कैलकुलेट करके दे दो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सर फर्स्ट में 9% आ रहा है। ठीक है, सेकंड में? सेकंड में 6%। ठीक है, थर्ड में? थर्ड में 4.8 है। ठीक है, हाँ 4.8 है। ओके, अब देखो, अब सिचुएशन 1 के हिसाब से अपन निकाल देते हैं पहले इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? D1 अपॉन के ई माइनस जी। ठीक है, तो D1 क्या आ गया अपना? अभी देखो 0.4 है, मतलब 10 रुपीज का अर्निंग है, 0.4 मतलब 4 रुपए है ना। तो 4 रुपए में ग्रोथ 1.9 का ऐड कर दो, तो 4 इंटू 1.09 है ना, 1 प्लस जी। ठीक है, और डिवाइड बाय के ई माइनस जी। तो के ई कितना है? 10, और जी कितना है अपना? 9। तो 0.1 हो जाएगा, 10 माइनस 9 है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका? 4.09 डिवाइड बाय 0.1। 1 मिनट रुकना, इसमें इन्होंने क्या किया है? इसको क्या बोलते हैं? 4 को D1 ही माना है क्वेश्चन ने, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ठीक है, अगर माना है तो अपने को वैसे ही अभी सोल्व कर लेते हैं। अदरवाइज ये देखो, यहाँ पर कभी क्लेरिफाई नहीं किया है कि ये अर्निंग जो है वो EPS 1 है या EPS 0 है, ये क्लेरिफाई नहीं किया है। तो जनरली आप अगर क्लेरिफाई नहीं करें तो आप दोनों अल्टरनेटिव्स दे सकते हो। अदरवाइज अभी क्वेश्चन में क्या सिर्फ 4 लिया है। ठीक है, क्वेश्चन में अभी क्या लिया है? D1 को 4 लिया है, और यहाँ पे 0.01 आएगा, 0.10 माइनस 0.9। ठीक है, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, अब सेम अपने को यहाँ पर करना है R इज टू के वाले केस में। तो इसमें क्या करेंगे? D1 कितना है आपका? यहाँ पर भी 4 ही है, और के कितना है आपका? यहाँ पर के है आपका 10, और तो 0.10 माइनस 0.06।
ठीक है, तो आपका 4 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 0.04, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 0.04 100। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। मतलब देखो आपकी ग्रोथ कम हो रही है तो शेयर का प्राइस कम हो रहा है, अब 4.8 जाएंगे तो और कम हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अपन नहीं, एक्चुअली ग्रोथ से ज्यादा फर्क इससे पड़ रहा है, किससे, अपना के ही तो कांस्टेंट है ना। हाँ, ग्रोथ से ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, ग्रोथ क्योंकि यहाँ पर ज्यादा माइनस हो रही थी तो शेयर का प्राइस और ज्यादा बढ़ रहा था, यहाँ पर और कम माइनस हुई तो कम, यहाँ पर 100 से भी कम हमारा आंसर आने वाला है। यहाँ पर क्या करेंगे 4 डिवाइड बाय 0.10 माइनस 0.048, राइट, 0.048 आएगा। ओके सर, फिर अब देखो आप माइनस करो तो 4 डिवाइड बाय 0.052 है ना, तो इसको आप कैलकुलेट करके दो मुझे कितना आ रहा है 76.92 76.9। 92 है ना। तो देखो आप मुझे बताओ पहले प्राइस कितना था 400, अब प्राइस 100, फिर प्राइस 76.92, मतलब जैसे ही ग्रोथ डिक्लाइन होगी आपका शेयर का प्राइस भी डिक्लाइन होने वाला है। ये इससे हमको समझने को मिला। ठीक है, ये मोस्टली इलस्ट्रेशन टाइप का इलस्ट्रेशन है, मतलब ये मॉड्यूल में आपको समझाने के लिए दिया है। ऐसा क्वेश्चन जनरली एग्जाम में इतना सिंपल नहीं आएगा, इनकेस अगर आता भी है तो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। बाकी आपको क्वेश्चन नंबर 1 इलस्ट्रेशन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसा क्वेश्चन आराम से एग्जाम में 6 से 8 मार्क के लिए दिख सकता है। ठीक है, ओके। ओके सर। अब 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन भी फटाक से नज़र घुमा ही लेते हैं, खत्म करते हैं इसको भी, है ना। हाँ, ये अपना देखो फिर अब PYQ स्टार्ट हो गया, मतलब ये आखिरी क्वेश्चन है अपना इलस्ट्रेशन का। ठीक है, तो अपन ने आज 46 मिनट में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, विच इज़ वेरी गुड, लाइक एवरेज देख लो 4.6, है यस ना। सर। बहुत बढ़िया चल रहे हैं, ऐसा एग्जाम में आ जाए तो मज़ा आ जाए, है ना। सही बात है। है ना, सीधा कितना 80 90 आराम से। बिल्कुल, वही तो करोगे आप, है ना। मेरे को थोड़ा बताना, आपकी कॉपी भी चेक कराना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कहाँ कहाँ कौन सी स्टेप आप अवॉइड कर सकते हो, तो एग्जाम में और स्पीड आएगी। और 2 से 3 मौका आप लिखना, तो आराम से आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो सर मॉक वही आईसीआई के जो 2 पेपर आएंगे वो दोगे? हाँ देखो मेरा ऐसा मानना रहता है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, कि अभी जैसे MTP आएगी आपकी 1 एंड MTP 2। MTP 1 तो आपकी जुलाई में ही आ गई होगी, फर्स्ट वीक ऑफ नहीं, जुलाई। अभी आएगी, अभी 5 अगस्त को। नहीं, वो MTP 2 आएगी, आप एक बार चेक करना। नहीं, मैंने किया है सर, एक्चुअली मैं 2-3 दिन से वही देख रही थी, तो ओके, इस बार बहुत लेट दिखा रहा था शेड्यूल। ठीक है, हाँ तो MTP 1 और MTP 2 कुल मिला के 2 आने वाली है। इन केस आप अगर मान लो अभी एक ही आती है इस अटेम्प्ट में, तो आप पिछले अटेम्प्ट के MTP लेके कर सकते हो। मैं आपको जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता बता देता हूँ। MTP 1 जनरली इजी होती है, और MTP 2 टफ होती है। इनमें है ना कोई वेटेज रेशियो फॉलो नहीं होता है, इनमें सीधा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, फिर भी वेटेज रेशियो हर चीज को देख के पूछते हैं। तो MTP इसलिए दो क्योंकि आप सरप्राइज करो खुद को, कि सर एकदम से मतलब कुछ भी आ गया तो मैं क्या करूंगा, एकदम पैनिक तो नहीं हो जाऊंगा। तो उसके लिए MTP ऐसे ऐसे कुछ भी डालता है उसमें, ऐसा सेम एग्जाम में वो सेम पैटर्न फॉलो नहीं होगा, बट एटलीस्ट आप सरप्राइज पेपर के लिए रेडी रहोगे मेंटली। ठीक है, ओके। बाकी ये मॉक टेस्ट दो, उसके अलावा आपको ये अटेम्प्ट के चलो मान लो दे दिए, आपको और प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है, आप May 26 के उठा लो, आप January 26 के उठा लो। ठीक है, और अगर आपने मान लो प्रीवियस जिसके अटेम्प्ट नहीं लगे हो, और प्रीवियस अटेम्प्ट अगर मान लो आपने नहीं दिया हो, तो आप सीधा Jan 26 का पेपर उठा के देखो, वो MTP दो, आप उसका मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, तो हो ओके। जाएगा। बाकी सरप्राइज के लिए MTPs आर गुड, अगर आपको सरप्राइज होना है। और अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया उसमें तो मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट के MTP और RTP वगैरह कवर कराई है, PYQ भी कवर कराए हैं। तो आप क्या करना, इस अटेम्प्ट का जो अपना September 26 है ना, इसी अटेम्प्ट की आप MTP देना, वो ज़्यादा आपके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट भी होगा। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप प्रीवियस अटेम्प्ट की May 26 की दे लेना, भले उसका पेपर लगा लेना। उसके बाद आप क्या करना, आप September 26 की एक बार देना ज़रूर। ठीक है, मैंने देखा था सर 2026 का पेपर, मतलब डिफिकल्ट आया था वो बहुत, मतलब रेश ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। हाँ हाँ बाकी लिवरेज वगैरह का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछा था। हाँ, लिवरेज में हाँ थोड़ा एक पूछा था, और इवन रेशियो में भी एक ये अटेम्प्ट या इससे पहले जनवरी वाला अटेम्प्ट था, उसमें एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया था। वो जनरली CA फाइनल मर्जर्स में पूछते हैं, तो वहाँ का क्वेश्चन इधर आ गया था। तो होता है कभी कभी सरप्राइज करता है, पर अपने को क्या, अपने को पहले 40 सिक्योर करना है, फिर उसके बाद 60, उसके बाद 80। ठीक है, अपने को उस पैटर्न से चलना है। हर टफ पेपर में 40 मार्क आपके लिए रखे हुए हैं, आपको बस जाके उनको ढूंढना है। ठीक है,
टफ से टफ। और अगर मान लो 40 आपके लिए नहीं रखे हुए हो तो ऐसे ही फिर उस ऐसे पेपर में, जैसे एएफएम का May 26 का पेपर था, तो ऐसे पेपर में ऐसे ही आपको ग्रेस मार्क्स दे देता है, तो उसकी आप टेंशन मत लेना, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपका अगर पेपर टफ है तो सबका पेपर टफ है, ये मत भूलना, ठीक है। अगर ऐसे को मिनिमम 5-10% रिजल्ट कुछ तो देना होगा ना, तो अगर सब बच्चों का खराब जाएगा तो कुछ बच्चों को पास तो करना ही पड़ेगा ना, तो उनको ऐसे ही ग्रेस मार्क्स देके पास करता है। इस बार सीए फाइनल में बहुत भर भर के ग्रेस मार्क्स मिले हैं, ठीक है। ओके, तो हो जाएगा अपना, है ना। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 11 हम करते हैं फटाफट। अपना टारगेट है कि हम इसको 10 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे, 10 से कम में कर लेंगे, है ना। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन क्या बोलता है, आदित्य लिमिटेड की अर्निंग्स है अपनी 60, कैपिटलाइजेशन रेट बोले तो के ही है आपका 15, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोले तो आर है आपका 25, डीपीआर डिविडेंड पे आउट रेशियो बोले तो आपका है 30। आपको क्या करना है, वोल्टर मॉडल लगाना है, ठीक है सर। लगा देंगे वोल्टर मॉडल फटाक से, है ना। P0 इज इक्वल्स टू DPS प्लस EPS माइनस DPS इंटू R अपॉन KE अपॉन में KE, ठीक है। DPS कितना है 30%, मतलब 60 का 13 18, और प्लस में ये कितना हो जाएगा 42, 60 माइनस 18 42, इंटू कितना R आपका 25 और KE आपका 15, फिर डिवाइड में क्या आ जाएगा 0.15 आपका KE। तो इसको फटाक से आप सोल्व कर दो। 42 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 15, 70 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 0.15। आप मैच करो, ये आंसर आ रहा है क्या? 6.66। करेक्ट, ये आंसर अपना इधर से भी मैच हो गया। बहुत बहुत बधाई आपको, ठीक है। ऐसी बधाइयाँ मेरे को, है ना, आवाज सुनाई देगी आपको जब आप एग्जाम में पेपर लिख रहे होंगे ना, जैसे आंसर आएगा। बहुत बहुत बधाई आपको, ठीक है। तो वहाँ हंस के आना है आपको, ठीक है। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, व्हाट वुड बी ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट एज पर गॉर्डन्स मॉडल। ऑप्टिमम डिविडेंड आउट बताओ एज पर गॉर्डन्स मॉडल। आई थिंक ये थोड़ा सा इनको यहाँ पर वोल्टर्स मॉडल पूछना चाहिए, क्योंकि ऑप्टिमम पे आउट तो वो बताता है ना। देखो यहाँ पर ये डिविडेंड डिसीजन में आप देखो, ऑप्टिमम पे आउट कौन बता रहा था, वोल्टर वाइट बता रहा था, ठीक है। तो गॉर्डन कहाँ से बीच में आ गया। फिर भी आप ऐसे क्वेश्चंस और एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में नहीं आते पर बुक में जो आईसीआई का मटेरियल है उसमें दे रखा है कि गॉर्डन और वोल्टर दोनों लगभग सेम बात कर रहे हैं कि आपका जितना मतलब ग्रोथ वगैरह ज़्यादा होगा तभी आपका शेयर प्राइस ज़्यादा होगा, और आपका अगर आर इज़ ग्रेटर देन के ही है, आर इज़ ग्रेटर देन के ही है, उस केस में आपको डिविडेंड कम पे करना है, तभी आपका शेयर प्राइस सबसे ज़्यादा होगा। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में आर इज ग्रेटर देन के ही है, यस सर है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा आंसर, एज पर गॉर्डन्स मॉडल आर इज ग्रेटर देन की, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इज नील 0 शून्य बटे सन्नाटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी किसी भी स्टूडेंट को अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे हाईलाइटेड नंबर से नहीं, इस नंबर पर मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो, इन केस यू वांट टू ज्वाइन द बैच। इन केस आपको कुछ भी डाउट है, इन केस आपको क्यूबी चाहिए, इन केस आपको उसके अलावा भी अगर मान लो लाइव सेशन में कुछ डाउट वगैरह रहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। बैच की कॉस्ट है जस्ट 1500। हमारे 3 चैप्टर्स ऑलरेडी हो गए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट के पेन पॉइंट्स है इन्वेस्टमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर और वर्किंग कैपिटल, वो हम आगे करने वाले हैं। तो अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो जस्ट 1500 में आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और पूरा लाइव रहेगा, 100% लाइव एंड बैकअप, ठीक है। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। हम अगली बार करने वाले हैं क्या, डिविडेंड डिसीजन के टीवाई के क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो चैप्टर के एंड में गिवन है।